हेलो बेटा, क्या हाल है? आई होप एवरीवन इज सेफ एंड लॉकडाउन का प्रोटोकॉल आप लोग फॉलो कर रहे होंगे। तो पिछली वीडियो में हमने किस बात पर डिस्कस किया था? हमने डिस्कस किया था कि अकाउंटिंग कहाँ से शुरू होती है, उसके फीचर्स क्या हैं, उसके रूल्स क्या हैं और अकाउंटिंग के बेनिफिट्स क्या रहेंगे। हमने ये भी बात करी थी कि अकाउंटिंग कैसे एज अ सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन यूज़ किया जाता है। साथ ही हमने लास्ट वीडियो एंड करते टाइम पे अकाउंटिंग कुछ बेसिक टर्म्स के बात की थी। तो आई होप आपने वो वीडियो देखी होगी, कुछ रिवीजन किया होगा। तो आज नेक्स्ट चैप्टर शुरू करते हैं हम। ये है वीडियो क्लास 11 के लिए, चैप्टर 2, जो कि है हमारा अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कैसे हमारे अकाउंटिंग के जो कॉन्सेप्ट्स हैं, जो रूल्स हैं, वो डिराइव हुए हैं। तो बेटा, आपने जो भी बुक ले रखी है उसके अंदर आपको एक टर्म मिला होगा, GAAP, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। तो बेटा, इस वर्ड का जो गैप्स हैं हमारे, इस वर्ड का एज सच आप यूँ सोचे कि कुछ नई चीज बताएंगे सर, तो एज सच इसका कुछ इतना इंपॉर्टेंस नहीं है गैप्स का। अगर आप अकाउंटिंग कंसेप्ट पढ़ने आए हैं और आप सोचे कि इस चैप्टर में गैप्स क्यों दिया हुआ है, तो एक सिंपल सा इसका लॉजिक है कि यही गैप्स आगे चल के, मतलब ओवर द पीरियड, हमारे अकाउंटिंग कंसेप्ट में तब्दील हो गए। अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स में तब्दील हो गए। इन्हीं को हम अकाउंटिंग कंसेप्ट्स को कन्वेंशंस भी बोलते हैं। और इन्हीं सब चीजों से मिलकर के हमारे अकाउंटिंग की रूल्स एंड गाइडलाइंस को डिवाइस किया गया। ठीक है, तो ये दिखने में तो एक ही वर्ड है, तो अगर इसे समझाने जाओगे तो आप कैसे लिखोगे इसे? बुक में कई तरह की डेफिनेशन दे रखी है, आपके पास अलग अलग बुक्स होंगे, उसकी डेफिनेशन भी अलग अलग हैं। हम जो यहाँ बात करेंगे वो एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग के साथ लेकर के चलेंगे। जैसे गैप्स है क्या? गैप्स सिंपली रूल्स हैं प्लस कुछ गाइडलाइंस भी हैं, कुछ केसों में गाइडलाइंस भी हैं। ठीक है, जो इवॉल्व हुए हैं, इवॉल्व ओवर लॉन्ग टाइम। कैसे? कुछ पास्ट एक्सपीरियंसेस की वजह से लोगों ने कुछ अपने ट्रेड वगैरह में डिफिकल्टीज महसूस की, उसके हिसाब से उन्होंने अकाउंटिंग के नए नए पैरामीटर्स बनाए होंगे, या यूसेजेस की वजह से अलग अलग तरह की इंडस्ट्री में अलग अलग अकाउंटिंग टर्म्स यूज होते हैं, या किसी स्पेसिफिक इंडस्ट्री में कुछ कस्टम चले आ रहे हैं कि इसकी ऐसी अकाउंटिंग होनी है, या फिर किसी ने आपको डायरेक्शंस दिए हो कि इसकी अकाउंटिंग इसी तरह से की जानी चाहिए। डायरेक्शंस आपको कौन कौन दे सकता है? कोई इंडिविजुअल जिसकी बात सब मानते हो, जैसे पहले तो हमारे पास कोई इंस्टीट्यूट रेगुलेटरी बॉडी थी नहीं, तो जो भी व्यक्ति अकाउंटिंग की नॉलेज रखता था उसकी बात मान करके उसके डायरेक्शंस फॉलो किए। आज की डेट में क्या है, आपकी कोई अकाउंटिंग बॉडी है स्पेसिफिक, वो आपको डायरेक्शंस दे सकती है, या कोई रेगुलेटरी आपकी बॉडी है जो स्पेसिफिक अकाउंटिंग कंडीशंस या डायरेक्शंस आपको देती है, तो आप उसकी बात मानकर चलेंगे। या थर्ड पार्टी आपकी गवर्नमेंट, गवर्नमेंट आपको बताती है कि आपको ये काम ऐसे करना है, तो आपको उसकी डायरेक्शंस फॉलो करनी पड़ेगी। ठीक है बेटा, तो शॉर्ट फॉर्म में अगर बात करें, गैप्स हमारे क्या रहे? कुछ रूल्स एंड गाइडलाइंस, रूल्स रेगुलेशंस, जिससे हमारे अकाउंटिंग में यूनिफॉर्मिटी आ सके। यूनिफॉर्मिटी के लिए कुछ रूल्स एंड गाइडलाइंस बनाए गए। यूनिफॉर्मिटी किसकी? टू प्रिपेयर एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स।
ठीक है, पिछले कंसेप्ट में, पिछली बार हमने क्लास में यही बात करी थी कि हमको अपनी अकाउंटेंसी में कंपेरेबिलिटी अगर मेंटेन करनी है तो हमें चीज़ों को फॉलो करना पड़ेगा इस तरीके से कि हमारी अदर एंटिटीज़ के साथ या हमारे खुद के पास्ट परफॉर्मेंस के साथ हम उसे कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो दो बातें अभी तक हमने करी हैं। प्लस पहली रूल्स एंड गाइडलाइंस होती हैं, दूसरी किस लिए बनाई जाती हैं वो, ताकि हमारी अकाउंटिंग यूनिफॉर्म रह सके। तीसरी, ये हमारे गैप्स इवॉल्व होते हैं लॉन्ग पीरियड में, इवॉल्व ओवर अ लॉन्ग पीरियड। बात करी थी कैसे इवॉल्व होते हैं, पास्ट एक्सपीरियंसेस की वजह से, और भी बहुत सी चीजें जो ऊपर भी बता चुका हूँ। ये है क्या, मैं इसको क्यों बताना चाह रहा हूँ बार बार, क्योंकि यही चीजें अभी आपको अकाउंटिंग कंसेप्ट डिराइव करके देंगे। ठीक है, डेफिनेशंस आपकी बुक में लिखे हैं, चाहे तो वो पढ़ सकते हो, या फिर इतना ही पढ़ लेंगे तो इतने से काम चल जाएगा। इसके आगे पेपर में आता नहीं। आता क्या है जो अब हम आगे पढ़ने वाले हैं, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स। ठीक है, पहला अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट हम जो पढ़ने वाले हैं वो है बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। ये कंसेप्ट हमसे क्या कहता है बेटा, ये कहता है कि आप एक इंडिविजुअल हैं और आप एक बिजनेस को रन कर रहे हैं, एक्स वाई जेड कोई भी आपका बिजनेस है, अगर आप उसे रन कर रहे हैं तो दोनों को अलग माना जाएगा। आप एक एंटिटी होंगे और आपका बिजनेस एक दूसरी एंटिटी बनेगा। ऐसा क्यों सर? क्योंकि अकाउंटिंग में माना जाता है कि आपकी अकाउंटिंग अलग से की जा सकती है और आपके बिजनेस की अकाउंटिंग अलग से की जा सकती है, इसलिए आप टू सेपरेट एंटिटीज बन जाते हैं, टू सेपरेट एंटिटीज आप हो जाते हैं। कंपनी क्या है, सेपरेट लीगल पर्सन है, कंपनी इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी। ठीक है, इस ये आपको बेटा क्यों माना जाता है, क्योंकि आपके बीच में एक टर्म आती है व्हील। मान लिया जाता है आपके बीच में एक व्हील एग्जिस्ट करती है, ये व्हील का काम क्या है कि कंपनी के ओनर्स और कंपनी इन दोनों के बीच में डिफरेंस बनाने का काम है। ओनर्स ही कंपनी को चला रहे हैं, सारा काम ओनर्स कर रहे हैं, लेकिन कंपनी अलग है, ओनर्स अलग है। ओनर को हम क्या बोलते हैं, कॉर्पोरेट व्हील। ठीक है बेटा, बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट बस इतना सही है कि अगर आप कोई बिजनेस चला रहे हैं तो आपको और आपके बिजनेस को दो अलग अलग एंटिटीज माना जाएगा। ठीक, नेक्स्ट कंसेप्ट पे आते हैं। दूसरा कंसेप्ट है हमारा गोइंग कंसर्न। एक बात बताइए, अगर आपने एक बिजनेस शुरू किया, मान लिया आज क्या डेट है, 23 मई 2021 को आपने एक बिजनेस शुरू किया, स्टार्ट किया। ये बिजनेस इस डेट से चला, तो क्या ये बिजनेस कल खत्म हो जाएगा या परसों खत्म हो जाएगा, या आप ये मान करके बिजनेस शुरू करते हैं कि ये बिजनेस मेरा इनफाइनाइट टाइम तक चलेगा, इनडेफिनिट टाइम तक चलेगा, यानी कि ये बिजनेस नियर फ्यूचर में तो खत्म होने वाला नहीं, नियर फ्यूचर में लिक्विडेट नहीं होगा, खत्म नहीं होगा। ठीक है, तो इस कंसेप्ट को हम गोइंग कंसर्न कंसेप्ट बोलते हैं। इसका मतलब ये कि अगर आपने आज बिजनेस शुरू किया है तो ये सोचकर बिजनेस नहीं शुरू किया है कि आपकी एंटिटी कुछ टाइम बाद में खत्म हो जाएगी, उसका बिजनेस बंद हो जाएगा। आपने ये सोच के बिजनेस शुरू किया है कि अगर आज मैं शुरुआत करता हूँ तो मेरा बिजनेस मेरे बाद में मेरे बच्चे चलाएंगे, या कैसे भी करके ये, अब जब तक इसे बंद नहीं किया जाए तब तक ये चलता रहेगा इनडेफिनिट टाइम के लिए। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इससे बहुत सी चीजें अभी आगे निकल के आएंगी। इसके बाद हमारे पास थर्ड एक कंसेप्ट आता है। थर्ड कंसेप्ट है मेरा अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट, या इसे बोलते हैं पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट। अभी हमने ऊपर बात करी बेटा कि हमारा बिजनेस इनडेफिनिट टाइम के लिए चलेगा,
ठीक है, ये असम्पशन है, या तो इसे कंसेप्ट बोले आप या फिर इसे असम्पशन बोले, क्योंकि हम अज्यूम करके चल रहे हैं ना इंडेफिनिट टाइम तक चलेगा। नेक्स्ट, अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट क्या बोलता है कि आपने बिजनेस शुरू किया, ठीक है, आज आपने टुडे बिजनेस शुरू किया और ये इंडेफिनिट टाइम तक चलेगा, इनफाइनाइट ईयर्स तक चल सकता है। तो आप अकाउंटिंग करेंगे कब? क्या बिजनेस के खत्म होने का इंतजार करेंगे अपने प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट होने के लिए, या फिर आप एक स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम डिसाइड कर लेते हैं कि हमको उस दिन अपने अकाउंट्स चाहिए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट उस दिन चाहिए, हमें अपना प्रॉफिट एंड लॉस उस दिन हमको पता करना है कि इतने पीरियड में हमने क्या काम किया, ठीक है। तो इस गोइंग कंसर्न कंसेप्ट की वजह से एक प्रॉब्लम अराइज हुई थी कि हम अपने एफएस कब बनाएंगे। तो इस बात का निस्तारण करने के लिए, इस चीज को सॉल्व करने के लिए कंसेप्ट आया कि भाई अपने अकाउंटिंग पीरियड डिसाइड कीजिए और उस पीरियड की परफॉर्मेंस को आप इवेल्युएट करिए, इसे कहते हैं पीरियोडिसिटी कंसेप्ट या फिर अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट, ठीक है। जनरली ये कितना होता है, 12 महीने। एक कोई ऑर्गेनाइजेशन या कोई बिजनेस हमारा रनिंग है तो वो 12 महीने के हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाएगा। पीरियड क्या हो सकता है, 1/1 से शुरू होकर के 31/12 तक हो सकता है, या फिर 1/4 से शुरू होकर के 31/3 तक हो सकता है। ये दोनों आपको 12 महीने के कंसेप्ट के बेस पर ये पीरियड्स बनाए हुए। अब बेटा इसके बाद में प्रॉब्लम क्या अराइज होती है इस कंसेप्ट की वजह से कि सर जो बिजनेस मेरा शुरू ही 1 सितंबर को हुआ है तो उसके अकाउंट्स भी तो मुझे सर 31/3 को बनाने पड़ेंगे, तो ये तो मेरे 12 महीने नहीं हुए, ये तो मेरे 12 महीने नहीं हुए, तो ये अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट क्या फेल हो गया? नहीं बेटा। कोई बिजनेस अगर शुरू होता है, कमेंस किया जाता है, तो उसके ईयर ऑफ कमेंसमेंट पे या लिखूं फर्स्ट अकाउंटिंग पीरियड इज एक्सेप्शन टू दिस रूल, टू दिस कॉन्सेप्ट। कहने का मतलब कि अगर आपका बिजनेस शुरू हुआ है तो आप फर्स्ट ईयर में, फर्स्ट पीरियड में इसको एक्सेप्शन में डाल सकते हैं, अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट फॉलो नहीं किया जाए। क्यों? वो 6 महीने का भी हो सकता है, मोर देन 12 महीने भी हो सकता है, यानी 13 महीने का भी हो सकता है, या 15 महीने का भी हो सकता है। फर्स्ट वाले हमारे ईयर के लिए ये कंसेप्ट मैंडेटरी नहीं है, लेकिन सब्सिक्वेंट ईयर्स के लिए, सब्सिक्वेंट पीरियड के लिए हमें अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट फॉलो करना जरूरी है, मैंडेटरी है। ठीक है। इसके अलावा ये तो रहा ईयर ऑफ कमेंसमेंट की बात हमने करी, इसके अलावा एक हमारे पास और एक्सेप्शन है, एक एक्सेप्शन और है, अगर आप लिक्विडेशन बेस पे अपने अकाउंट्स प्रिपेयर कर रहे हैं, अगर आप लिक्विडेशन बेस पे अपने अकाउंट प्रिपेयर कर रहे हैं, यानी कि आप गोइंग कंसर्न कंसेप्ट को फॉलो नहीं कर रहे, गोइंग कंसर्न इज नो लॉन्गर वैलिड, आपका बिजनेस आपको बंद करना है, इसी साल बंद करना है या अगले 2 साल में बंद करना है, तो लास्ट अकाउंटिंग पीरियड जो आपका बचेगा वो लिक्विडेशन बेसिस पीरियड पे होगा, आपको डिस्क्लोज करना पड़ेगा कि आप गोइंग कंसर्न फॉलो नहीं कर रहे, ठीक है। उस केस में भी हमारा अकाउंटिंग पीरियड कम या ज्यादा हो सकता है 12 महीने से, ठीक है। अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट में अभी इतना ही है। इसके बाद नेक्स्ट बेटा हमारे पास आता है फोर्थ, मनी मेजरमेंट कंसेप्ट। मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। तो बेटा याद होगा पिछली क्लास में हमने कुछ बात करी थी कि हम अकाउंट्स में उन्हीं चीजों को रिकॉर्ड करते हैं जो मनी में मेजर हो सकती हैं। क्वालिटेटिव जितने भी हमारे एस्पेक्ट होते हैं एक ट्रांजेक्शन के, वो सारे के सारे हम इग्नोर कर देते हैं, ठीक है बेटा। तो ये कंसेप्ट वही है, वो जो बात मैंने आपको बताई थी सेम बात यहाँ लिखी जाएगी कि हम रिकॉर्ड करेंगे ओनली क्वांटिफाइबल aspect of a business transaction, ठीक है बेटा। इसका मतलब
अगर मानो आपने सपोज करिए एक असेट खरीदी, आपने बिल्डिंग खरीदी बहुत शानदार, दिखने में भी अच्छी है, सब काम अच्छा है, उसमें आपका इन्वेस्टमेंट हो गया 20 लाख रुपए का। सपोज आपने 20 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट उसमें कर दिया बिल्डिंग। तो आप जब अकाउंटिंग में रिकॉर्ड बनाएंगे, उसकी एंट्री रिकॉर्ड करेंगे, तो आप सिर्फ उसकी मनी वैल्यू को रिकॉर्ड करेंगे, सिर्फ 20 लाख रुपए ही रिकॉर्ड होंगे। अगर आपकी बिल्डिंग बहुत बड़ी है, मान लो 7 स्टोरी बिल्डिंग है, तो अकाउंट्स में कहीं भी 7 स्टोरीज का जिक्र नहीं किया जाएगा। क्यों? क्योंकि हम सिर्फ और सिर्फ क्वांटिटेटिव फैक्ट्स को रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है बेटा? जी बेटा, इग्नोर क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स। ठीक है, मनी मेजरमेंट कंसेप्ट में इतना ही। इसके बाद हम आते हैं अपने कंसेप्ट नंबर 5, ऑब्जेक्टिविटी। ऑब्जेक्टिविटी, ये कंसेप्ट क्या बताता है हमें? ये हमको बताता है कि आपको अकाउंटिंग फॉलो करते समय इथिकल बिहेवियर मेंटेन करना जरूरी है। आपको अनबायस्ड रिकॉर्डिंग करनी है, यानी कि आप अनबायस्ड रहेंगे हर ट्रांजैक्शन पर। आप जब भी एंट्री करेंगे, आपको अनबायस्ड एंट्री करनी है, किसी के प्रेशर में एंट्री नहीं करनी है। अगर आप किसी के प्रेशर में आ जाते हैं या आपने कुछ गलती कर दी, उसको छुपाने की कोशिश करते हैं, तो आप बायस हो जाएंगे। ऐसा काम हमें नहीं करना है, हमें कंप्लीटली ऑब्जेक्टिव रह करके काम करना है। ठीक है, छोटा सा कंसेप्ट है लेकिन बहुत सी चीजें आती हैं। ऑब्जेक्टिविटी कंसेप्ट की मेन प्रॉब्लम क्या है कि जो इसे फॉलो नहीं करता वो अक्सर करके विंडो ड्रेसिंग करने लगता है। ये इसकी लिमिटेशन है। जो भी ऑब्जेक्टिव नहीं है वो विंडो ड्रेसिंग के दलदल में फंस जाता है। उसके बाद आते हैं बेटा, ये हमने लास्ट उसमें कवर किया था विंडो ड्रेसिंग लास्ट क्लास में। इसके बाद आता है हमारा डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट, या इसी कंसेप्ट को हम लोग डुअलिटी कंसेप्ट भी बोलते हैं। ये कंसेप्ट आपको क्या बताता है? पहली बात तो ये दी मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। और दूसरी बात, फॉर्म्स अ बेसिस फॉर डबल एंट्री बुक कीपिंग। ये लास्ट वीडियो में भी हमने बताया। इसका कहने का मतलब है कि आपका जिस क्वांटिटी का डेबिट होगा उसी क्वांटिटी का आपका क्रेडिट भी होगा हमेशा, इन एवरी केस। आपका मानो 1 रुपए का डेबिट है तो आपका क्रेडिट भी 1 रुपए होना ही चाहिए। इस डुअलिटी कंसेप्ट की वजह से, आपकी अकाउंटिंग की बेस इक्वेशन तैयार होती है। डुअलिटी states that assets should always be equal to capital plus liabilities। ठीक है बेटा, कंपनीज के केस में इक्विटी प्लस लाइबिलिटीज, आपके असेट्स शुड ऑलवेज बी इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज। मतलब ये आपका रह गया डेबिट पार्ट और ये आपका पूरा मिलकर के होता है क्रेडिट पार्ट। तो डेबिट शुड ऑलवेज बी इक्वल टू क्रेडिट। ठीक है, डुअलिटी कंसेप्ट ने आपका बेस तैयार कर दिया। नेक्स्ट कंसेप्ट क्या है आपके पास? 7th, कॉस्ट। ठीक है बेटा, कॉस्ट कंसेप्ट आपसे क्या बोलता है? कॉस्ट कंसेप्ट आपसे कहता है कि आप अपनी सारी एसेट्स टू बी रिकॉर्डेड एट कॉस्ट। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप पैसे खर्च करेंगे, एक्सपेंसेस पहले हो जाएंगे, उसके बाद में आप उसको रिकॉर्ड करेंगे ना बेटा। कॉस्ट कैसे पता लगेगी? जब आप खर्च कर देंगे तभी आपको पता लगेगा कि आपकी इतनी कॉस्ट है। इसी वजह से इस कंसेप्ट को हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट भी बोलते हैं। हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट भी बोला जाता है। ठीक है,
अब आप एसेट की कॉस्ट क्या होती है, एक छोटी सी बात अपने दिमाग में डाल लेते हैं कि एसेट की कॉस्ट में इंक्लूड होता है उसका परचेज प्राइस प्लस ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट प्लस उसके इंस्टॉलेशन के चार्जेस प्लस अदर एक्सपेंसेस incurred to make the asset ready to use। ठीक है बेटा, ये आपकी रहेगी कॉस्ट ऑफ द असेट। अभी के लिए इतनी बात समझ के चलते हैं। तो ये बेटा आपको पता कैसे लगेगी, आपको जब पता लगेगी जब आप वो असेट खरीद के ले आएंगे, आप ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा दे चुके होंगे, आप उसे इंस्टॉल कर चुके होंगे अपने पास, और प्लस कोई और खर्चा ऐसा जो आपको असेट को अपने यहाँ पर चलाने के लिए या वर्केबल कंडीशन में लाने के लिए जरूरी है, वो सब आप कर चुके होंगे, तब आपको पता लगेगा कि कॉस्ट क्या है। यानी कि वाउचर्स कटने के बाद में आपको ये पता लगता है कि असेट की ये कॉस्ट है। ठीक है बेटा, कॉस्ट कंसेप्ट हमारे यहाँ पर पूरा हुआ। कॉस्ट कंसेप्ट के बाद में नेक्स्ट हमारे पास आता है एट कॉन्सेप्ट हमारा रहेगा रेवेन्यू रिकॉग्निशन कॉन्सेप्ट। रेवेन्यू रिकॉग्निशन कॉन्सेप्ट, इस कॉन्सेप्ट में हमें दो चीजों की बात करनी है। पहली कि रेवेन्यू होती क्या है, व्हाट इज रेवेन्यू, और दूसरी बात जो हम करने वाले हैं वो ये कि रियलाइजेशन क्या होता है। बेटा ये कंसेप्ट आपको कहता है कि जब आप रेवेन्यू अर्न कर लेते हैं, रेवेन्यू अर्न प्लस जब तक कि आप उसे रियलाइज नहीं कर सकते, आप अपनी रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते। ये दोनों ही बातें होनी जरूरी हैं आपके रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज करने के लिए। रिकॉग्नाइज तभी कर पाएंगे जब आप दोनों बातें कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, तो इस एवज में हमको ये पता करना चाहिए कि हमें रेवेन्यू होती क्या है। रेवेन्यू बेटा कुछ भी, पहली बात आप सेल ऑफ गुड्स या सर्विसेज से जो भी कैश इनफ्लो मिलता है आपको, कैश इनफ्लो, ठीक है, जो भी मिलता है वो। और दूसरी बात यूज ऑफ एसेट या डिविडेंड एक्सेट्रा से जो आपको कैश इनफ्लो मिलता है, दोनों मिलकर के आपकी रेवेन्यू बनते हैं। ठीक है, या तो आप कोई चीज सेल कर रहे हो या फिर अपनी कोई एसेट यूज करने के लिए किसी को दी हुई हो, जैसे कि यूज करने से आपको क्या मिलेगा, रेंट, या डिविडेंड आपको कहीं से हासिल हो गया इन्वेस्टमेंट करने पर। ये दोनों चीजें मिलकर के आपकी रेवेन्यू बनेंगी। अब रेवेन्यू तो मिल गई लेकिन अभी रियलाइज नहीं हुई है। रियलाइज कब होती है, जब लीगल राइट टू रिसीव कैश इज एस्टेब्लिश्ड। आपने सेल कर दी लेकिन आपने उसे इनवॉइस वगैरह नहीं काटा, कच्चे बिल पे सेल कर दी, तो क्या आपके पास रेवेन्यू का रियलाइजेशन हो गया? नहीं बेटा, जब तक आप इनवॉइस नहीं काट के देंगे, जब तक आपके पास एक लीगल राइट नहीं आएगा कि आप उस सेल को रियलाइज कर पाएंगे। ठीक है, तो रेवेन्यू भी होनी चाहिए प्लस उसका रियलाइजेशन भी होना चाहिए। जब ये दोनों कंसेप्ट आपके फुलफिल हो जाते हैं, अगर ये दोनों बातें आपकी फुलफिल्ड हैं, ओनली देन यू कैन रियलाइज, यू कैन रिकॉर्ड रेवेन्यू। आपका ये कंसेप्ट सिर्फ आपसे इतनी सी बात कहता है। ठीक है, ज्यादा दिमाग पे जोर डालने की जरूरत नहीं है। रेवेन्यू रिकॉग्निशन कंसेप्ट क्या कहता है कि आपने रेवेन्यू अर्न करी हुई हो और प्लस उसको आप रियलाइज कर पाए, तभी आप उसको रिकॉग्नाइज करें। हमने यहाँ पर यही बात करी कि रेवेन्यू होती क्या है, आपकी सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज से जो भी कैश इनफ्लो हुआ है वो, प्लस अगर आपने एसेट यूज के लिए दे रखी है तो उससे कुछ कैश जनरेट हो गया हो, वो दोनों मिलकर के आपके रेवेन्यू बनते हैं। नेक्स्ट, आपकी रेवेन्यू हो गई लेकिन अगर आपके पास उसका लीगल राइट आ गया है, तभी आप उसको रियलाइज कर सकते हैं। लीगल राइट आ गया है कैश रिसीव करने का, तभी रियलाइज हो सकती है। अगर आपके पास लीगल राइट नहीं है उसको रिसीव करने का कैश को, तो आप उस एसेट से उस रेवेन्यू को रिकॉर्ड अपने यहाँ पर नहीं कर पाएंगे। कंसेप्ट नंबर 9 हमारे पास क्या आता है बेटा? 9
नाइन्थ कंसेप्ट है हमारे यहाँ मैचिंग, मैचिंग कॉन्सेप्ट। अब एक बात बताइए, आपने अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट फॉलो कर, अकाउंटिंग पीरियड इज, अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट इज फॉलो, ये बेस है, हमने अभी अभी पढ़ के आए थे। अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट फॉलो, यानी यहाँ से लेकर यहाँ के जितने भी खर्चे थे या जो भी हमारी अकाउंटिंग थी 12 महीनों की, वो हमने कर। अब बेटा आपने यहाँ पर कुछ रेवेन्यू जनरेट करी, ठीक है, और साथ के साथ आप कुछ एक्सपेंसेस भी करते जा रहे हैं, एक्सपेंसेस भी होते ही जा रहे हैं। तो आप मुझे बताइए कि प्रॉफिट या लॉस इस केस में कैसे हम कैलकुलेट करेंगे। प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट करने के लिए आपको कम से कम ये पता होना चाहिए कि इस रेवेन्यू को जनरेट करने में आपने क्या क्या खर्चे कर दिए, आप वो माइनस करेंगे तभी तो पता लगेगा। आपका प्रॉफिट और लॉस इक्वल टू रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस इनकर्ड, यही तो होता है। अब बात आती है कि भाई मैचिंग कंसेप्ट कहता क्या है। मैचिंग कंसेप्ट आपसे ये कहता है कि जिस पीरियड में आपने रेवेन्यू अर्न करी है उसके रिलेटेड खर्चे आपको उसी रेवेन्यू से सेट ऑफ करने हैं उसी पीरियड। ये होता है मैचिंग कंसेप्ट। क्या होता है मैचिंग कंसेप्ट, पर एक बार बताइए। मैचिंग कंसेप्ट का मतलब कि आपने जिस पीरियड में रेवेन्यू अपनी जनरेट करी थी, आपको उसी पीरियड में उस रेवेन्यू के रिलेटेड खर्चों को मैच करना पड़ेगा, तभी आप उसकी रियल पिक्चर पर पहुंच पाएंगे कि एट द पीरियड एंड आपने क्या प्रॉफिट या लॉस कमाया है। ये मैचिंग कंसेप्ट की वजह से ही होता है कि आपको ट्रू पिक्चर मिलती है, अन्यथा आप कमाते चले जाएंगे, एक्सपेंसेस माइनस करते चले जाएंगे, कभी सही आएगा कभी गलत आएगा, कभी ट्रू पिक्चर वो रिफ्लेक्ट करेगा कभी नहीं करेगा, मोस्ट ऑफ द टाइम रिफ्लेक्ट नहीं करेगा क्योंकि एक्सपेंसेस आगे भी बढ़ जाएंगे या किसी और रेवेन्यू के खर्चे आप करंट रेवेन्यू में से माइनस करते जाएंगे। ठीक है, मैचिंग कंसेप्ट बस इतना सा है। इसके बाद बेटा आते हैं अपने टेंथ कंसेप्ट पर। टेंथ कंसेप्ट हमारा क्या रहा, कंजर्वेटिज्म, कंजर्वेटिज्म या फिर आप कहें प्रूडेंस। ये कंसेप्ट क्या कहता है, ये कंसेप्ट कहता है कि आम आदमी की तरह सोचें, नॉर्मल भाषा में आम आदमी की तरह सोचें, मतलब कि जितने भी आपके एंटीसिपेटेड लॉस हैं या एक्सपेंसेस हैं वो आपको शुड बी बुक्ड, यानी कि वो रिकॉर्ड करने चाहिए आपको पहले ही। ये होता है कंजर्वेटिज्म, कि आपको अपने जितने भी लॉस दिख रहे हैं आज ही दिख गए कि ये, हाँ ये मुझे लॉस आगे चल करके होने वाला है, तो शुड बी रिकॉर्डेड, या मैं कहूँ शुड बी प्रोवाइडेड। अगर आपके लॉस सर्टेन है तो आप उन्हें लिखेंगे रिकॉर्डेड, अगर आपके लॉस सर्टेन नहीं है, डिपेंड करता है उसकी प्रोबेबिलिटी के हो सकते हैं, तो आप प्रोबेबल लॉसेस के केस में उन्हें प्रोवाइड करते हैं, प्रोविजन बनाते हैं उसके केस में। ठीक है बेटा। अच्छा, तो बेटा हमने लॉस की बात कर ली। अगर आपको कोई एंटीसिपेटेड गेन हो रहा है, अगर आपको कोई एंटीसिपेटेड गेन हो रहा है, ठीक है, तो वो आप रिकॉर्ड नहीं करेंगे, शुड नॉट बी, शुड नॉट बी रिकॉर्डेड। ठीक है बेटा, शुड नॉट बी रिकॉर्डेड। आप ऐसे एंटीसिपेटेड गेन या उससे एंटीसिपेटेड इनकम को आप रिकॉर्ड नहीं करेंगे until and unless it is realized, until and unless it is realized। जब तक कि आपके पास लीगल राइट नहीं आ जाता है उस रेवेन्यू या उस गेन को अक्वायर करने का, तब तक आप उसे रिकॉर्ड नहीं करेंगे। ये कंजर्वेटिज्म कहता है कि बच के चलो, नुकसान हो रहा है उसे बुक कर लो, पर बिना बात के अपनी इनकम मत बढ़ाइए। ठीक है, कल को वो इनकम हो या ना हो, पर कम से कम नुकसान के बारे में तो है ना, हम बच के रहेंगे। अगर नुकसान हो गया तो वेल एंड गुड, हमने तो रिकॉर्ड कर लिया था, नहीं हुआ तो अच्छी बात है, हम रिवर्स कर देंगे उसको। ठीक है, अब आता है हमारा कंसेप्ट नंबर 11। कंसेप्ट नंबर 11 है हमारा कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंसी
कंसेप्ट। बेटा आपको याद होगा मैंने पिछली क्लास में आपको जगह जगह पर डेप्रिसिएशन के एग्जांपल्स दिए थे, ठीक है। मैंने आपको जगह जगह पर डेप्रिसिएशन के एग्जांपल्स दिए थे कि इसको कई तरीके से हम लगा सकते हैं, कई मेथड होते हैं इसके, SLM, WDV या और भी इसके तरीके के मेथड होते हैं। सिर्फ डेप्रिसिएशन ही नहीं, आपके वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंटरी के भी अलग अलग मेथड हैं। मतलब आप अपने स्टॉक को कैसे वैल्यू करते हैं उसके भी अलग अलग मेथड्स हैं। फीफो या कहें लीफो, वेटेड एवरेज, बहुत तरीके के होते हैं, ठीक है। अब मेरा कहने का बस इतना सा मतलब है इसमें कि यदि आपने SLM अपने यहाँ फॉलो किया तो आपको उसको फॉलो में ईयर बाय ईयर कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा। ईयर बाय ईयर आपको वही मेथड फॉलो करना है, अनलेस एंड अनटिल की बहुत जरूरी है या किसी ने डायरेक्शन दिया है आपको चेंज करने के लिए कि उससे आपके अकाउंट्स का बेटर रिप्रेजेंटेशन हो सकता हो, तब तक आप उसको फॉलो करते रहेंगे जब तक किसी ने आपको डायरेक्शन ना दिया हो, ठीक है। ईयर बाय ईयर आपको सेम अकाउंटिंग पॉलिसीज को फॉलो करना है, सेम पॉलिसी आपको फॉलो करनी पड़ेगी। तो कंसिस्टेंसी कंसेप्ट क्या करता है, आपको बताता है यू शुड फॉलो इसको हम ये लिख सकते हैं, यू शुड बी कंसिस्टेंट इन फॉलोइंग वेरियस अकाउंटिंग पॉलिसीज ईयर बाय ईयर। मतलब हर साल आपको अपनी अकाउंटिंग पॉलिसीज को कंसिस्टेंटली फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि आज अगर आप अपने अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज कर देंगे तो पिछले बार से उसको कंपेयर करना मुश्किल हो जाएगा, ठीक है ना। कुछ फ्लक्चुएशंस होंगी प्रॉफिट और लॉस में, या तो बढ़ जाएगा या कम हो जाएगा। इसीलिए इस हमारी अकाउंटिंग की बेसिक फीचर है कंपेटेबिलिटी, उसको मेंटेन करने के लिए हमारे यहाँ जरूरी है कि हम कंसिस्टेंटली अपनी अकाउंटिंग पॉलिसीज को मेंटेन करके रखें। 12th जो हमारा कंसेप्ट है बेटा वो है मटेरियलिटी। अब लोग इस कंसेप्ट पे इतना फोकस नहीं करते पढ़ाते टाइम, मैंने देखा है और भी टीचर्स के वीडियोस वगैरह, तो इस कंसेप्ट को हवा में ले जाते हैं। बट बेटा ये कंसेप्ट मेरे हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जैसे ऊपर के बाकी कंसेप्ट इंपॉर्टेंट थे ऐसे ही ये भी कंसेप्ट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। कैसे? अगर मैं आपसे कहूँ कि आज मेरे 5 रुपए हो गए, लॉस्ट, आई लॉस्ट, तो आप कहोगे सर बहुत बड़ी बात तो नहीं है, ठीक है। अगर मैं आपसे कहूँ कि बेटा मेरे 500 रुपए खो गए, 500 रुपए मेरे खो गए, तो आप कहोगे सर तो टेंशन वाली बात है, 500 रुपए तो काफी होते हैं। लेकिन अगर मैं आपसे फिर कल को ये बात कहूँ कि बेटा मुझे 5 लाख रुपए का नुकसान हो गया, लॉस्ट, तो आप कहोगे सर ये तो बहुत ही खतरनाक चीज है, आपको 5 लाख रुपए का नुकसान हो गया, आप तो जमीन पे आ गए होंगे। अब मैं इस बात से आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ कि मानो मेरी इनकम है साल के 10 लाख रुपए, इनकम मेरी अगर साल की 10 लाख रुपए है, थ्रू आउट इनकम 10 लाख रुपए, 10 lakhs, तो मेरे लिए 5 रुपए इमेटेरियल है। मुझे क्या फर्क पड़ रहा है यार 5 रुपए का, कहीं गिर गया कोई दिक्कत नहीं है, इमेटेरियल हो गया है 5 रुपए मेरे लिए, ठीक है। लेकिन 500 रुपए मेरे लिए गिर जाते तो मैं सोचता हूँ, ठीक है ना, मैं सोचता हूँ ओ थिंकिंग कहाँ गिर गए, एक बार को सोचे चलो जाने दो कोई बात नहीं, 500 रुपए ही तो थे, कोई बात नहीं देख लेंगे आगे। लेकिन अगर बेटा मेरे 5 लाख रुपए का मुझे नुकसान हो जाता है, तभी मैं क्या करूंगा आपका, ये दोनों चीजें मेरे लिए मटेरियल हैं अलग अलग लेवल्स पर, मैं इसको एक्सपेंस मान लूंगा अपना, यार कोई दिक्कत नहीं, हो गए ना, मान लूंगा किसी खर्चे में चले गए कोई बात नहीं। लेकिन अगर ये मैं अपना 5 लाख रुपए खो देता हूँ तो ये मेरे लिए कैपिटल लॉस है। ये मटेरियल मैं क्यों कह रहा हूँ, ये इमेटेरियल इसलिए था क्योंकि मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है इसके होने या होने से, समझ रहे हैं। अब इस कंसेप्ट को समझते हैं कि लिखा क्या जाएगा। सर अगर ये कंसेप्ट एग्जाम में आ जाए तो लिखेंगे क्या हम? आपने बेटा यूजर्स पढ़े थे लास्ट क्लास में, यूजर्स कौन कौन होते हैं? यूजर्स वो लोग होते हैं जो हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट को यूज करते हैं और उसके बेसिस पे कुछ अपने इकोनॉमिक डिसीजंस लेते हैं। तो इफ
any fact of a business transaction is capable to influence the decision of the users of financial statement, then only that fact becomes मटेरियल। जब भी जाकर के वो फैक्ट मटेरियल बनेगा जब उसके होने या ना होने से मेरे फाइनल यूजर का इकोनॉमिक डिसीजन इंपैक्ट होगा, ठीक है, इन्फ्लुएंस्ड हो जाता है। मतलब अगर वो काम नहीं हुआ होता तो उसका डिसीजन कुछ और होता, लेकिन अब उस चीज के सामने आने के बाद में उनका डिसीजन बदल जाए, तब वो जाकर के फैक्ट मटेरियल हो जाए। ठीक है बेटा, अब नेक्स्ट हमारे पास लास्ट एक रह गया है कंसेप्ट पढ़ने के लिए, फुल डिस्क्लोजर कंसेप्ट। ये कंसेप्ट आपसे क्या कहता है? ये कहता है यू शुड disclose every aspect of a transaction via explanations or footnotes। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि भाई आपने कोई रिकॉर्डिंग, आपने किसी एंट्री की रिकॉर्डिंग कर ली, रिकॉर्डिंग करने के बावजूद अगर कुछ ऐसी कुछ उसकी फाइनल कुछ ऐसी बातें हैं जो आपको बतानी चाहिए थी, या जिसके होने से हमारे यूजर का कुछ डिसीजन चेंज हो सकता है, वही अगर उसकी मटेरियलिटी हिट कर जाती है तो आप ये सोचेंगे कि यार मुझे ये बात बता देनी चाहिए थी। इसीलिए फुल डिस्क्लोजर कंसेप्ट को लाया गया था कि अगर आपको ऐसा लगता है कि ये चीज में मटेरियल हो सकती है, ये चीज मेरे हिसाब से मटेरियल हो सकती है, तो आप उसको फुली डिस्क्लोज करें ताकि आगे चल करके किसी भी यूजर को कोई भी नुकसान उसकी वजह से ना पहुंच पाए। आपको एक ट्रांजैक्शन की हर एस्पेक्ट को डिस्क्लोज करना होगा बाय एक्सप्लेनेशन या फिर फुटनोट्स टू योर अकाउंट्स। ठीक है बेटा, अकाउंटिंग कंसेप्ट में बस इतना ही था। इसके बाद में हम बात कर लेते हैं कि हमारे सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग क्या क्या होता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे हमारे सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग क्या क्या होते हैं। हमारे सिस्टम्स ऑफ अकाउंटिंग क्या होते हैं? तो बेटा हमारे पास दो सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग मौजूद है। पहला है कैश बेसिस, आप बहुत ही ज्यादा सेफ खेलना चाहते हैं, आप कुछ भी फ्यूचर पे नहीं छोड़ना चाहते तो आप कैश बेसिस फॉलो करें। दूसरा होता है अक्रूवल बेसिस। ठीक है, कैश बेसिस में यू रिकॉर्ड ओनली कैश इनफ्लो एंड आउटफ्लो। ठीक है, और अक्रूवल बेसिस में क्या होता है बेटा? ऑल ट्रांजेक्शन्स आर टू बी recorded whether or not they are cash। ठीक है बेटे, तो सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग में दो ही चीजें थी आपके पास में, या तो कैश बेसिस फॉलो करेंगे या अक्रूवल बेसिस फॉलो। अक्रूवल बेसिस क्या होता है कि मान लीजिए आपने आज सेल कर दी, लेकिन उसका पैसा आता है आपके पास 3 महीने के बाद, और उसी के बीच में आपको अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनानी है।
तो उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आपको ये भी बताना पड़ेगा कि मैंने सेल तो कर दी थी लेकिन ये पैसा अभी मिला नहीं है। ये आपकी क्या है, अक्रूड इनकम अगर आप, तो आपको वो चीज दिखानी पड़ेगी। आपको दोनों पार्ट बताने पड़ेंगे कि इतने के मेरे डेटर्स अभी हैं और टोटल मैं सेल इतने की कर चुका हूँ। ठीक है बेटा, ये तो हो गया अक्रूवल बेसिस। कैश बेसिस में सिर्फ कैश आइटम होते हैं, उसमें डेटर क्रेडिटर का सिस्टम होता ही नहीं है। ठीक है, तो बेटा इसी के साथ में मेरी आज की क्लास यहाँ खत्म होती है। चैप्टर 2 अकाउंटिंग कंसेप्ट में अगर आपको कुछ भी पूछना है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं।